आज का हमारा विषय है वाई एंड व्हाट आर न्यू कॉम्पिटेंसेस नीडेड फॉर एचआर पीपल इन 2025। आने वाले वर्ष में जो 2025 आने वाला है उसमें एचआर की कॉम्पिटेंसीज में या उनके लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसीज में क्या बदलाव आना आवश्यक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और क्यों आना आवश्यक है इस बात की भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब एचआर वही है, ह्यूमन वही है, तो बदलाव की आवश्यकता क्या है। आइए इसी बात को समझते हैं कि बदलाव की आवश्यकता क्यों है, नई कॉम्पिटेंसीज क्यों चाहिए। उसके तीन बहुत बड़े रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है कि 84% कंपनीज का प्लान है कि वो अपने डिजिटलाइजेशन सिस्टम को या एआई को एक्सीलरेट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि उनका यूज कैसे लिया जा सकता है और उससे जो मैन पावर रीस्ट्रक्चरिंग है उसको कैसे की जा सकती है। और 84% इज ए वेरी बिग नंबर। तो 84% कंपनीज ऐसा सोचती हैं, इसलिए उन लोगों को न्यू जो एचआर टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनसे जानकारी रखना, उनसे पूरी तरह वेल वर्स्ड होना आवश्यक है। इसीलिए नई कॉम्पिटेंसी की आवश्यकता है। दूसरा बड़ा रीजन है 50% ऑफ कंपनीज प्लान टू एक्सीलरेट द ऑटोमेशन ऑफ टास्क। जो आज उनकी कंपनियों में टास्क हो रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, चाहे वो सर्विस प्रोसेस है, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो किसी और सिस्टम में जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ऑर्गेनाइजेशंस का सोचना है कि हम अपने यहाँ ऑटोमेशन और एआई का यूज बढ़ाएं। और वो 50% कंपनी जैसा यूज महसूस करती हैं। 50% इज ए हाफ नंबर। इसीलिए एचआर की टीम को भी अपनी कॉम्पिटेंसी को रिफ्रेम या उनकी प्रोफिशिएंसी को हाई करना आवश्यक है। तीसरा रीजन जो एचआर की टीम ही सोचती है, 60% ऑफ एम्प्लॉयज थिंक देयर स्किल विल बी आउटडेटेड इन 3 to 5 years। अब इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट की नीड बदल रही है, कंज्यूमर की नीड बदल रही है, एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन बदल रही है, लेबर लॉज में बदलाव आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं। टेक्नोलॉजी देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम देखिए, सब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। इसीलिए 60% एम्प्लॉयज ऐसा महसूस करते हैं कि जो उनकी आज का स्किल है ना, वो स्किल सेट 3 से 4 साल में आउटडेटेड हो जाता है। नया नहीं सीखेंगे तो अपने ना तो जॉब स्टेबिलिटी बचेगी और ना ही ग्रोथ होगी। इसीलिए नई कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब आइए आज के परिप्रेक्ष्य में जो 2024 खत्म होने जा रहा है और 2025 आने वाला है, 2025 में किन किन टॉप 10 एचआर कॉम्पिटेंसीज की आवश्यकता होगी, मैं आज केवल उन पर चर्चा करूंगा। एचआर में बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज हैं, लेकिन ये 10 कॉम्पिटेंसीज हर एचआर प्रोफेशनल में 2025 में होना आवश्यक है। अदरवाइज उसकी परफॉर्मेंस या तो अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं होगी या उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। आइए इन्हीं चीजों को समझते हैं। यदि आप अपनी ग्रोथ को फास्ट करना चाहते हैं, अपने आप को इफेक्टिव एचआर लीडर की तरह डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों को जानना जरूरी है। तो कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं। नंबर 1 कॉम्पिटेंसी है कम्युनिकेशन। आज का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो चाहे वो वर्बल हो या रिटिन हो या किसी और तरीके से हो, जो भी आप मानते हो, उसका स्टेटस अब बहुत तेजी से बदल जाएगा। तो कम्युनिकेशन की न्यू कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना आवश्यक है। दूसरी है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अभी स्ट्रेस बढ़ रहा है, वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कल्चरल चेंज हो रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट कल्चर की वजह से भी आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एचआर लीडर को जानना, एचआर टीम मेंबर को जानना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 बात करेंगे कोचिंग एबिलिटीज। आज की डेट में आप अपने टीम मेंबर्स में जब तक कोचिंग प्रॉपरली करना नहीं सीखेंगे तो उससे पूरा रिजल्ट नहीं ले सकते।
ना तो उसकी आप पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हैं, ना ही उसकी करंट जो परफॉर्मेंस है उससे अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए कोचिंग एबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर चौथी जो कॉम्पिटेंसी है वो है डेटा एनालिसिस। आज हर तरफ एआई का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, तो डेटा बिखरा पड़ा है। अब डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा से बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझना, बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को बिफोर टाइम मैनेजमेंट को देना, टीम के मोटिवेशन को हाई बनाए रखना, नए चीज़ों को समझना, ये सब डेटा एनालिसिस का कमाल है। और डेटा एनालिसिस से ही आप अपनी टीम को बता सकते हैं कि आप एआई का यूज करके कैसे अपने एरिया में काम कर सकते हैं, नए मार्केट कौन से आ सकते हैं, नए टूल्स एंड टेक्निक्स कहाँ मिल सकती हैं, नई मेथोडोलॉजी में क्या चेंज आ रहे हैं, नया जो और मेथोडोलॉजी के अलावा जो प्रोसेस के चेंजेज है वो कैसे हैं। ये सब डेटा एनालिसिस से अपनी टीम को डेवलप कर एचआर अपने गोल्स को या अपनी एनुअल परफॉर्मेंस को मल्टी फोल्ड में बढ़ा सकता है। तो ये एक कॉम्पिटेंसी बहुत स्ट्रांग चाहिए 2025 में। पांचवा है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस। आज हम एक जगह से लोगों को रिक्रूट नहीं करते, एक जगह के कस्टमर को हम सर्विसेज या अपना प्रोडक्ट नहीं देते, एक तरह के लोगों के साथ डील नहीं करते। मल्टी लोकेशनल, मल्टी जोग्राफिकल, मल्टी कंट्रीज, मल्टी कल्चरल हम काम करते जा रहे हैं, तो हमें उन कल्चरों के प्रति सेंसिटिव और उनकी अवेयरनेस की, उनकी क्या खूबियां हैं, क्या उनके प्लस पॉइंट्स हैं, कहाँ हमें सावधानी बरतना है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है, किस तरह के नहीं करना है, ड्रेस में क्या सोचना है। आज जो नई जनरेशन है, चाहे वो जेन जेड हो या उसके बाद की मिलेनियल हो या कोई और हो जिसकी हम आज बात करते हैं वो हो, उन सबके जो कल्चरल सेंसिटिविटी है वो हमें पता होना और उसके हिसाब से एक्शन लेना आना जरूरी है। तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और अपनी टीम में जो रिटेंशन है, जो टैलेंट डेवलपमेंट है, जो टैलेंट मैनेजमेंट है, वो हम ठीक से कर पाएंगे। नंबर 6 पर आवश्यकता है एक्टिव लिसनिंग की। अब एचआर की टीम जो ज्यादा बोलेगा वह सक्सेस नहीं होगा, जो ज्यादा सुनेगा, चाहे वो शॉप फ्लोर की वॉइस हो, चाहे एम्प्लॉयज वॉइस हो, चाहे मैनेजमेंट की वॉइस हो, चाहे अदर स्टेक होल्डर्स की वॉइस हो, उनको सुनना, उनमें से बिजनेस प्रॉब्लम को समझना और बिफोर टाइम मैनेजमेंट को सॉल्यूशन देना, वो एक्टिव लिसनिंग से ही संभव हो सकता है। इसलिए लिसनिंग और कम्युनिकेशन दोनों में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नंबर 7 बात करेंगे कोलैबोरेशन। हाउ टू कोलैबोरेट, व्हेन टू कोलैबोरेट, विद whom टू कोलैबोरेट, व्हाट टू कोलैबोरेट। ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता किसी भी कॉरपोरेट हाउस की, किसी भी बिजनेस हाउस की है या किसी और तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब की है। इसीलिए कोलैबोरेशन इज ए बिग कॉम्पिटेंसी वेयर वी हैव टू फोकस। नंबर 8 बात करेंगे एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। आज मेरा एम्प्लॉय क्या सोचता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको अपने को जो ब्रांडिंग है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है, उसके साथ कितना जुड़ता है, उसका लेवल ऑफ एंगेजमेंट कितना है, एम्प्लॉयज प्राइड कितना है। ये यदि हम शॉप फ्लोर पर नहीं करेंगे तो हम अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन कर पाना या उसकी ग्रोथ कर पाना या अपने डिजायर्ड आउटकम को समय से एक्यूरेट रिसोर्सेज में या मिनिमम रिसोर्सेज में पाना शायद कठिन होगा। इसलिए एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को समझना और उसको बिजनेस में कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है समय रहते हुए सॉल्यूशन देना, यह बहुत आवश्यक हो गया है। नंबर 9 टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी। वह जिस एरिया में एचआर लीडर, चाहे वो जूनियर मैनेजमेंट में है, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट में है, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट में, वो किस तरह की एचआर टेक्नोलॉजी को, एचआर टूल्स को
या एचआर में एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना यूज कर रहा है और कितना अपनी टीम मेंबर्स को, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो प्रोसेस की हो, चाहे वो मेंटेनेंस की हो, चाहे वो सप्लाई चेन की हो, चाहे किसी और एरिया की हो, उन एरियाज में टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए अपनी टीम को कितना मोटिवेट करता है, कितने रिसोर्स प्रोवाइड करता है, या कितना लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर उनकी इस कॉम्पिटेंसी को डेवलप करता है। तो ये बड़ा एरिया है। और नंबर 10 जो मैं आज की डेट में एचआर की टीम में बहुत जगह कमी के रूप में सुनता हूं, जब भी मैं बिजनेस डायरेक्टर से या बड़े लोगों से मिलता हूं, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लेबर लॉज। आज एचआर की टीम बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन लेबर लॉ के मामले में उनकी नॉलेज इन डेप्थ नहीं है। जब भी उनसे कोई एज पर लॉ सॉल्यूशन पूछो तो कहते हैं पूछ के बताऊंगा, कंसल्टेंट से बात करूंगा, एडवाइजर को बुलाता हूं। जैसे और डिपार्टमेंट हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन देते हैं, जैसे अकाउंट्स को लीजिए, सप्लाई चेन को लीजिए या प्रोडक्शन को लीजिए, वो इंस्टेंट आंसर देते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम को समझते हैं। लेकिन एचआर में यदि हमें आज अपनी टीम में कुछ लोगों को रिट्रेंच करना हो, तो वो ना रिट्रेंच को समझते हैं, ना जो लेबर लॉ की कंप्लायंस है उनको ठीक से समझते हैं। तो ये एक बड़ी कमी हो गई है। वो एचआर की एक्टिविटीज में तो एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन लेबर लॉ की इन डेप्थ नॉलेज कमी देखने को बहुत तेजी से मिल रही है। इसलिए ये एक 10वीं कॉम्पिटेंसी है जो 2025 में बहुत आवश्यक हो गई है। अब आप बिना इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लेबर लॉज के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और मैं तो जिन भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता हूँ वहाँ भी, और जहाँ एमबीए कॉलेजेस में मैं एज ए गेस्ट लेक्चर जाता हूँ, वहाँ भी लोगों को, मैनेजमेंट को, स्टूडेंट को, सबको बोलता हूँ कि आपको इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लेबर लॉज या लॉ ऑफ द लैंड, लेबर लॉ ही नहीं और भी लॉ जो कॉमन लॉ हैं, जो सिविल लॉ हैं, उन सब की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। आइए इन्हीं 10 कॉम्पिटेंसीज को एक एक करके गहराई से समझते हैं कि इनकी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, इनको हम कैसे देख सकते हैं। एक एचआर टीम मेंबर की तरह, एचआर लीडर की तरह मैं अपने आप को कहाँ महसूस करता हूँ, आप उस तरह से थोड़ा सा अपने आप को जज भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज, स्किल एंड प्रोसेस टू इंटरेक्ट विद अदर्स। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या 3 चीजें बहुत जरूरी हैं कि मेरी नॉलेज कितनी है, मैं नॉलेज को विजडम में कितना कन्वर्ट करता हूं, मेरी स्किल सेट कितनी है और किस तरह की प्रोसेस को मैं यूज करता हूं। इसी बात को समझने के लिए हमें अपने आप में कुछ देखना पड़ेगा कि मेरा वर्बल या नॉन वर्बल, या जिसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे ईमेल भेजना, लेटर ड्राफ्ट करना, किसी को चार्जशीट देना, शोकॉज का जवाब देना, किसी स्टेक होल्डर्स को रिप्लाई करना, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसका प्रोफिशिएंसी लेवल कितना है, मैं किस तरह की वोकेबलरी यूज करता हूँ, क्या मैं अपने में कुछ स्लैंग वर्ड्स तो यूज नहीं करता हूँ, या नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड्स तो मेरी भाषा में नहीं है। उन सबको आपको समझना पड़ेगा और उनको यदि हैं तो रिमूव करना पड़ेगा। और जो सॉफ्ट वर्ड्स हैं, जो सॉफ्ट तरीके से कम्युनिकेशन में आपको मदद कर सकते हैं, आपकी बात भी हो जाए और आपका रिलेशन भी स्ट्रांग बना रहे, वो शब्द सीखना आवश्यक है। दूसरी बात करते हैं कल्चरल अवेयरनेस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर क्या है, मैं जिसको लेटर लिख रहा हूँ या मैं जिससे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, उनके कल्चरल वैल्यूज क्या हैं, उनके इथिक्स क्या हैं, उनके सिस्टम्स क्या हैं। तो वो कल्चरल अवेयरनेस हमें होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बात करते हैं और मतलब की बात कोई नहीं करते हैं। तो हमें टाइम से हाउ टू कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट, व्हाट टू कम्युनिकेट, ये सब आना टाइमलाइन का हिस्सा है। तो हमें कम्युनिकेशन में टाइमलाइन का, इसीलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन दैट काउंट। एक सीटीसी मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत पॉपुलर है, कि हम दिन भर बात करते हैं, मतलब की बात कितनी करते हैं, वो उस प्रोग्राम से आपको पता चलेगा कि हम वास्तव में कम्युनिकेशन करते हैं या गॉसिप करते हैं। तो टाइमलीनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन में। नंबर
4 है क्लैरिटी, कि मेरे जो कम्युनिकेशन है उसमें क्लैरिटी कितनी है, कहीं मैं खुद कंफ्यूज होकर के सामने वाले को तो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। इसलिए थॉट क्लैरिटी, प्रोसेस क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन क्लैरिटी, मैं रिपीट कर देता हूं, थॉट क्लैरिटी, कम्युनिकेशन क्लैरिटी, ताकि कोडिंग डिकोडिंग में कोई डिफरेंस ना आए, और मेरी प्रोसेस क्लैरिटी, मैं कितना मेरी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है, वो 2025 में बहुत मायने रखने वाली है। अगला है कंफर्मेशन। मैं किसी को भी कम्युनिकेट करके, उसके साथ बातचीत करके, फिर मैं उससे पूछूं भी कि मैंने जो कहा वही उसने सुना या मैंने कुछ कहा उसने कुछ रेफर अलग कर लिया। तो कंफर्मेशन प्रोसेस के लिए मैं क्या टूल्स एंड टेक्निक्स या स्टाइल अपनाता हूं, वो भी मेरे कम्युनिकेशन का हिस्सा है। यह भी बहुत जरूरी है, यह जानना और प्रयोग में करना। लोग बहुत सारे जानते हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते। इसलिए नंबर नेक्स्ट है डिस्क्लोजर। जब मैं कम्युनिकेट करूं तो मैं कुछ कुछ डिस्क्लोजर भी डाल दूं कि दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज माय थॉट, आई प्रिज्यूम, दिस इज माय अजम्पशन। तो ऐसे डिस्क्लोजर्स डालना जरूरी है ताकि सामने वाला अपने ओपननेस में कोई भी आपको थॉट दे दे, आप क्लोज टॉक मत करिए, ओपन एंडेड टॉक करिए, ताकि आपके पास अधिक से अधिक लोगों के सजेशंस या अधिक से अधिक लोगों के सुझाव आप तक पहुंचे। इसलिए कुछ डिस्क्लोजर भी यूज कीजिए। नंबर 9 है आर्टिकुलेशन। जब मैं शब्दों का चयन करता हूं तो मैं अपनी भाषा को आर्टिकुलेशन के लिए आर्टिकुलेट कैसे करता हूं, मेरी बॉडी और मेरे जो शब्द हैं उनमें कितना तालमेल है, मेरी भाषा कितनी सॉफ्ट है, मेरी भाषा कितनी हृदय को छूने वाली है, हृदयगामी है, टचिंग टू हार्ट है, तो वो आर्टिकुलेशन से आता है। तो मेरी आर्टिकुलेशन की जो आर्ट है मैंने कितनी अपने अंदर डेवलप की है। नंबर लास्ट है ह्यूमर। मैं हर कम्युनिकेशन में कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर रखूं, हार्ड ना बनूं, लोगों के साथ सॉफ्ट रहूं या सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बात करूं ताकि लोग समझ भी जाएं और लोगों को वो हार्श भी ना लगे, लोगों को कष्ट भी ना पहुंचाए। इसीलिए हमें इन सब चीजों को जानने के लिए अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना आवश्यक है। इसीलिए कम्युनिकेशन, मैं ऐसा मानता हूं कि 85% प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन से ही पैदा होती हैं। यदि हमें कम्युनिकेशन प्रॉपर आता है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन को प्रॉपर फोकस कीजिए और क्लैरिटी एंड कंसाइजली, टाइमली। बहुत सारे लोग टाइम के पहले या टाइम के बाद कहते हैं, इन टाइम, जस्ट ऑन टाइम आप कम्युनिकेट करने को हैबिट बनाइए। दूसरी बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए पीसफुल सॉल्यूशन। हम ऐसा कोई सॉल्यूशन ढूंढें जो मेरे और सामने वाले के बीच या दोनों पार्टियों के बीच जो डिसएंगेजमेंट है वो एंगेजमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो को कितना बढ़ा सकता हूं, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का हिस्सा है। आज जहां भी गैलप सर्वे करती है वहां का यदि आप डेटा देखें तो बड़ा मजेदार आता है। कहीं कहीं तो 40% ही एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो है, कहीं कहीं 30% है, और जिनकी 60% आ जाती है वो तो बल्ले बल्ले करते हैं। तो हमें अपनी एंगेजमेंट रेशियो को, एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को ठीक करना, वो एचआर की टीम की जिम्मेवारी है। पहले अपना ठीक करे, फिर अपने लोगों का ठीक करे। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्पिटेंसी होगी 2025 में। इसीलिए मैं इसको ठीक से डिफाइन कर दूं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशन to a disagreement between two or more parties. It involves understanding different perspective. क्योंकि जो मैं परिदृश्य अपने आंखों से देख रहा हूं और दूसरा उसे कैसे देख रहा है, तो परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। हाउ टू चेंज परसेप्शन, ये हमें आना चाहिए। हाउ टू चेंज द परसेप्शन इन रियलिटी। तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझना,
in working together to find a compromise। आप देखेंगे ये बहुत बड़ा एक आर्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। और यदि जब नए कोड लागू होंगे तो उनमें तो जीआरसी के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। इसीलिए हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मास्टर होना आवश्यक है कि पहले तो हम कम्युनिकेशन इतना बढ़िया करें कि कोई कहीं रिजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। और यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है मेरे अंदर या मेरे पीयर्स के साथ या मेरे बॉस और सबऑर्डिनेट के साथ, तो मैं उसको कितनी जल्दी रिमूव करूं, उसके लिए मैंने कुछ 6 पॉइंट लिखने की कोशिश किया। सबसे पहला है एस्टेब्लिश क्लियर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप किसी के माध्यम से बात मत कहिए, जहां कम्युनिकेशन हो बेटर है आप सीधे जाइए, जो कहना है, जो आपको बेहतर लगता है कि आपकी गलती है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं है तो उसको क्लियरली कंसाइजली क्लियर कीजिए। तो एस्टेब्लिश द क्लियर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम दूसरे के माध्यम से या लेटर से बात करने लगते हैं तो शायद गलती करते हैं। इन पर्सन डायरेक्ट कम्युनिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी रिजॉल्व होता है। दूसरा, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। आप अपनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन और सामने वाले की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के बारे में 100% ट्रांसपेरेंसी रखिए। आपकी भी परफॉर्मेंस ग्रो करे, उसकी भी परफॉर्मेंस ग्रो करे, विन विन सिचुएशन में रहिए। हमेशा उन भाषाओं को यूज कीजिए, आई एम ओके, यू आर ओके। विन विन का मतलब ही ये है। तो आप उतनी ट्रांसपेरेंसी अपने सिस्टम में लाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके में रहते हैं और वो ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते। वो हमेशा घुमा फिरा करके या टिल्टेड वर्ड या डबल मीनिंग वर्ड को यूज करते हैं और वहां कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तीसरा, इसी में मैनेज टाइम एक्सपेक्टेशन। समय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, तो हम टाइम को प्रॉपरली एक्सपेक्ट करें। कब, कौन सी, किस तरह, किससे, कहां, कितनी स्तर पर जाकर बात करनी है, ये हमें टाइम के साथ साथ आना, यदि नहीं आता है तो सीखना आवश्यक है। बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट में बहुत गलती करते हैं और जो टाइम की कदर नहीं करते फिर टाइम उनकी कदर नहीं करता। इसीलिए दोनों में, टाइम में और ह्यूमन बीइंग में ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। इसीलिए आप पहले अपने आप को टाइम के हिसाब से मैनेज करना चालू कीजिए। नंबर 4 है क्लैरिटी टास्क एंड रोल एक्सपेक्टेशन। कॉर्पोरेट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट मैक्सिमम रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ड्यूटीज को लेकर आता है। तो आप उनको इतना क्लियरली डिफाइन कीजिए ताकि उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डबल मीनिंग नहीं रहे, कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं रहे। तो ये एचआर का रूल है। तो एचआर को पहले अपने एरियाज में और फिर अपनी टीम के एरियाज में इतनी रोल क्लैरिटी या रोल एक्सपेक्टेशंस इतनी क्लियर होनी चाहिए कि कहीं भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को कोई स्पेस ही ना बचे। और यदि हो जाता है तो फिर उसे आप क्लियर कीजिए, जो हम टूल्स एंड टेक्निक आपको बता रहे हैं। नंबर 5 है क्लियर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। आप कॉन्फ्लिक्ट में अपनी प्रायोरिटीज एकदम क्लियर रखिए। व्हाट आई वांट टू अचीव, व्हाई आई वांट टू अचीव दिस, बिकॉज organization must be on top priority. Your individual ego, your individual issues should not be on the priority. बहुत सारे लोग अपनी ईगो में ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, वह गलती है। ऑर्गेनाइजेशन है तो हम हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे क्या दिया, नहीं दिया तो नौकरी छोड़ दीजिए ना। आज की डेट में ये बात कहने में मैनेजमेंट को जरा भी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज प्योरली एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस। और यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर आप बॉस से कहिए कि मैंने काम किया, मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। नोबडी कैन टेक माय क्रेडिट। आज की डेट में ये भी एक समस्या है कि सबऑर्डिनेट का क्रेडिट बॉस ले जाते हैं, तो वो भी आप क्लैरिटी रखिए। तो अपनी प्रायोरिटीज, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्लियरली सबको बताइए। और नंबर 6 जो हमारे जीवन में सबके लिए सदैव जरूरी है, दैट इज आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। हम अपने जीवन में प्रतिक्षण नेगोशिएशन करते हैं, कभी समय के साथ, कभी रिश्तों के साथ, कभी पैसे के साथ, कभी परिस्थिति के साथ,
कभी मन स्थिति के साथ, कभी बीबी के साथ, कभी बॉस के साथ, कभी पीयर के साथ, कभी सबऑर्डिनेट के साथ, कभी कस्टमर के साथ, कभी सप्लायर के साथ। तो आपको आर्ट ऑफ नेगोशिएशन आना बहुत जरूरी है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप हम जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी मदद ले सकते हैं और अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं। तो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन करने से भी, जब आप नेगोशिएट कर लेंगे, दोनों विन विन सिचुएशन में रहेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इफेक्टिव कोचिंग स्किल। आज सब काम हम अपने आप नहीं कर सकते, कुछ लोगों को डेलीगेट करना पड़ता है, कराना पड़ता है। तो आपको कोच करने की आदत होनी चाहिए। हाउ टू डू द कोचिंग। आप अपने पीयर्स को या अपने सबऑर्डिनेट को या अपने टीम मेंबर्स को या एज ए कोच आप अपने कोची को कैसे कोच कर सकते हैं, वो स्किल्स मैंने यहाँ कुछ 8 लिखी हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी भी हो सकती हैं, लेकिन जो आज 2025 में बहुत जरूरी है इफेक्टिव कोचिंग स्किल के लिए, वो मैंने लिख करके यहाँ आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश किया। बिल्डिंग रिलेशनशिप। आप सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। जब तक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, कोचिंग इफेक्टिव नहीं होती। एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग। आप जिसके साथ भी कोचिंग कर रहे हैं उसको सपोर्ट दीजिए और उसको एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए। यू कैन डू दिस, यू आर कॉम्पिटेंट एनफ, आई नो यू कैन डू दिस, आई नो योर एबिलिटीज। इस तरह के शब्दों से उसे मोटिवेट कीजिए। हमेशा मनी मोटिवेशन से मोटिवेट नहीं होता, आदमी को इमोशनली मोटिवेट करना हमें आना चाहिए। नंबर 3, चैलेंजिंग एंड मोटिवेटिंग। आप उसको चैलेंज कीजिए। अरे यार, आप तो बहुत महान हैं, आप कर सकते हैं। मैं आपको हमारे जो रिलीजियस बुक हैं, जामवंत जी ने हनुमान जी को मोटिवेट किया, का सुधीर साध रहे बलवाना, कि आप कौन सी बेशुद्धि में बैठे हो, कहाँ शुद्ध में लगाए बैठे हो, आप में कौन सी कमी है। यू कैन, समुद्र को तो आप 1 मिनट में पार कर सकते हैं। और हनुमान जी ने कहा, ये समुद्र कहाँ है, तो नाली है, मुझे समुद्र नहीं दिखाई देता। तो मोटिवेशन की वो आर्ट हमारे ग्रंथों में पहले लिखी है, तो हम उस आर्ट को सीखें और यूज करें। तो चैलेंज करिए कि यू कैन डू दिस। हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी नकारात्मक बात किसी के साथ मत कीजिए। ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग। कोचिंग में पहले ऑब्जर्व करिए, एनालाइज कीजिए कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। इन तीनों को ऑब्जर्व करके फिर आप ये उसको बोलिए, आप ये नहीं करके आपको ये करना है, ये करने से ये हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो आप उसे अल्टरनेट दीजिए। 5वां है लिसनिंग। आप इफेक्टिव लिसनिंग रखिएगा, केवल कहना ही मत सीखिएगा। आज की डेट में सुनना बहुत आवश्यक आर्ट है। क्वेश्चनिंग, हाउ टू डू द क्वेश्चन, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन, ये भी एक आर्ट है। आप कैसे प्रश्न पूछें, किस तरह का प्रश्न फ्रेम करें, किस लेवल के क्वेश्चन पूछें। तो आपको क्वेश्चनिंग भी आना चाहिए। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, जहां जरूरत है वहां आप में इतना इफेक्टिवनेस हो, यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना ही होगा। तो आप उसको इंस्ट्रक्शन भी दीजिए। जहां आपको लगता है कि वो गलती कर रहा है, मान नहीं रहा है, तो थोड़ा सा बी टफ ऑल्सो। तो आपको, लेकिन टफ के पीछे लॉजिक उसको पहले से पता होना चाहिए। और नंबर 8, प्रोवाइडिंग फीडबैक। आप उसको एक्चुअल फीडबैक, नोट के कानों से नहीं, जो फीडबैक किसी डेटा पर, जो फीडबैक फैक्ट पर आधारित हो, वह फीडबैक समय से पॉजिटिव शब्दों के साथ दीजिए। फीडबैक देना एक आर्ट है, और हाउ टू गिव द फीडबैक एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कोर्स है। आप उसे आराम से सीख करके अपनी ये कोचिंग स्किल में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आपको ये इफेक्टिव कोचिंग स्किल भी 2025 में बहुत सफलता के सोपान चढ़ाएगी, इसीलिए आप इसको डेवलप कीजिए। नंबर 4 पर बात करते हैं हम, डेटा एनालिसिस। अब डेटा हमारे पास, सबके पास रहता है, लेकिन प्रॉब्लम को हम नहीं कर पाते हैं सॉल्व, क्योंकि प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पाते हैं। हमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना करके उसको डेटा से निकालना ही नहीं आता है। इसीलिए मैंने यहाँ 2 चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है
कि हम डेटा को कलेक्ट करें और फिर उसमें से खुद क्वेश्चन ढूंढें कि व्हाट आर माय बिजनेस प्रॉब्लम्स, व्हाट आर नॉट बिजनेस प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। अब इंडिविजुअल प्रॉब्लम को प्रायोरिटी में सेकंड पर रखिए और जहां बिजनेस प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, मास की प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, उनको प्रायोरिटी पर रखकर सॉल्व कीजिए। डेटा एनालिसिस में ये 5 प्रोसेस बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली है डेटा एक्सट्रैक्शन। मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करूं, कहां कहां कौन कौन सा डेटा किस किस रूप में पड़ा है। जैसे मेरे यहाँ ब्रेकडाउन्स बहुत होते हैं, तो एज ए HR टीम में अपनी मेंटेनेंस टीम के साथ बैठूं और उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करूं, भैया यहाँ यहाँ इन मशीनों पर इस तरह का ब्रेकडाउन होता है, इन कारणों से होता है, या इस लो कॉम्पिटेंसी की वजह से होता है, तो मैं वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की लर्निंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू कोशिश करूं। तो सबसे पहले मुझे डेटा इकट्ठा करना है, और मैं जब तक HR में रह करके सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के डेटा को ठीक नहीं कर लेता, मुझे एक एक एम्प्लॉय की स्किल सेट नहीं पता है कि किसको कहाँ यूज करना है, मुझे स्किल सेट के बेस पर ट्रेनिंग को डेवलप करना, जिसको हम कहते हैं TNI। TNI क्या है? ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में ही सबसे पहले इस चीज को यूज करूं। तो जो आज HR की टीम है, 2025 में डेटा एनालिसिस वुड बी ए वेरी ग्रेट कॉम्पिटेंसी। आप इसको बढ़ाइएगा, बहुत सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप बुलाइएगा, अपनी टीम को डेवलप कीजिएगा, लोगों में ये अवेयरनेस लाइएगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें पहले से पता चल सकती हैं यदि हम डेटा एनालिसिस ठीक से करना सीख जाएं। तो सबसे पहला है डेटा एक्सट्रैक्शन, दूसरा है डेटा क्लीनिंग। मुझे किस डेटा से किस चीज को उठाना है, जो फालतू डेटा है उसको बाहर कर देना है, उसको काउंट ही नहीं करना है। तीसरा इस प्रोसेस का हिस्सा डेटा माइनिंग। जो डेटा मुझे नहीं मिला है मैं उसको कहां से ढूंढ के लाऊं, कैसे डिग करूं, हाउ टू डिग आउट द डेटा विच इज मोर इंपॉर्टेंट टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और टू गिव द फीडबैक टू द टॉप मैनेजमेंट कि दिस इज द इशू एंड दिस कैन बी द सॉल्यूशन। उस डेटा को ढूंढना पड़ता है। फिर है डेटा विजुअलाइजेशन। मेरा जो डेटा को देखने का या विजुअल करने का फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। HR टीम के हिसाब से यदि मैं पूछूं तो यदि मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है तो मेरे को टॉप कॉम्पिटेंसीज कितनी किस किस में डेवलप कर सकता हूं। तो मेरे पास डेटा में टैलेंट मैनेजमेंट का क्या डेटा है, सक्सेस प्लानिंग का क्या डेटा है, रिटायरमेंट का क्या डेटा है, रिक्रूटमेंट का क्या डेटा है, रिक्रूटमेंट कहाँ से करता हूँ, मैं किस तरह के इंस्टीट्यूशन से कर सकता हूँ, वेदर द टॉप बिजनेस इंस्टीट्यूशंस और A ग्रेड इंस्टीट्यूशंस और B ग्रेड इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि कॉस्ट भी देखनी है, मेरे अगेंस्ट में मार्केट में क्या कॉस्ट आ रही है। ये सब डेटा एनालिसिस के डेटा विजुअलाइजेशन से हमें पता चलता है, और तभी हम बिजनेस प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक मैं डेटा के साथ और बता दूं, डेटा एनालिसिस से जो बेनिफिट HR टीम को होता है, कई बार बिजनेस प्रॉब्लम्स IR प्रॉब्लम बनाने की या तो अकाउंट्स या प्रोसेस या सर्विस डिपार्टमेंट कोशिश करता है। तो आप डेटा के साथ मैनेजमेंट को समझा सकते हैं दिस इज द बिजनेस प्रॉब्लम, दिस इज नॉट IR प्रॉब्लम। इसीलिए आपको डेटा एनालिसिस और डेप्थ नॉलेज ऑफ लेबर लॉज होना एक साथ बहुत मजबूती से आपको सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए ये स्किल 2025 के लिए आप डेवलप कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम नंबर 5 पर, कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस, कि हम कहाँ से रिक्रूट कर रहे हैं, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम, इथिक्स सिस्टम, बिलीव सिस्टम क्या है, तो मेरी कल्चर क्या है, मैं जिस कल्चर से लोगों को ला रहा हूँ उनकी क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक आप साउथ इंडिया से आप रिक्रूट कर रहे हैं, उसकी कल्चरल वैल्यूज कुछ अलग होंगी। एक आप नॉर्थ इंडिया से बात अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी कल्चरल वैल्यूज कुछ अलग होंगी। एक आप बंगाल से या उड़ीसा से अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी कल्चरल वैल्यूज अलग होंगी। कुछ लोग गुजरात से आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो भारत में ही कल्चरल डिफरेंस बहुत है। दूसरा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने कल्चरल बहुत हैं।
जैसे मैं आपको दूं, जो बी ग्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कल्चर कुछ अलग है, जो ए ग्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कुछ कल्चर अलग है। इसीलिए आज की डेट में इंडस्ट्री की नीड और एकेडमिया की सप्लाई, दोनों की डिमांड एंड सप्लाई में कल्चरल डिफरेंस बहुत देखने को मिलता है। दूसरा, एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपने सिलेबस को या क्यूरिकुलम को उतनी तेजी से अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना उनके पास इतनी तेजी से बदलने के लिए फैकल्टी है, ना टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखने होंगे। कल्चरल फूड के भी हो सकते हैं, कल्चरल लैंग्वेज के भी हो सकते हैं, कल्चरल ड्रेस के भी हो सकते हैं, कल्चरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, कल्चरल इश्यूज और बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो आपको 3 चीजें कल्चर समझने से पहले एनालाइज करनी होंगी: वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम एंड एथिक्स। तो आप जो आज इंटरव्यू होने लगे हैं हायर पोस्ट पर, आप इन चीजों को बहुत तेजी से, जब आप नया रिक्रूट कर रहे हैं तो उसमें एक एक्सपर्ट बैठाइए जो इन चीजों को समझता हो और आपको सही बात बोल सके। दूसरा, जहां जहां आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल सेंसिटिविटी कितनी है, टीम को डेवलप कीजिए ताकि वो उन चीजों को पकड़ सकें और अपने ओपननेस से, फ्लेक्सिबिलिटी से उनके सॉल्यूशन ढूंढ सकें। यदि मेरी टीम में ही कल्चरल सेंसिटिविटी के प्रति रिजिडिटी है, मैं कुछ बदलना ही नहीं चाहता कि माई पॉलिसी इज द करेक्ट पॉलिसी, तो फिर कल्चरल सेंसिटिव नहीं है आप। हो सकता है कि नई कल्चर का आदमी लाने के बाद में आपको अपनी पॉलिसीज में, एचआर पॉलिसीज में बहुत सारे चेंज करने पड़ जाएं। इसीलिए आपको कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस के प्रति अपनी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना 2025 में बहुत आवश्यक है। आइए बात करते हैं। कल्चरल अवेयरनेस इज द नॉलेज दैट आर मैनी कल्चर्स विद डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट वर्ल्ड वाइड, while cultural sensitivity is the accept of those differences। यदि मैं सेंसिटिविटी की बात करूं तो मैं उनको कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूं। एक और मैं इसके साथ एक सेंटेंस जोड़ता हूं, कल्चरल सेंसिटिविटी जो ऑल्सो नोन एज द कल्चरल कॉम्पिटेंस विच इज द एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। जो मैं रिक्रूटमेंट कर सकता हूं कई ऑर्गेनाइजेशन से। आप यदि देखेंगे तो टाटा की कल्चर, और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंट की कल्चर, जैसे ओएनजीसी अपने आप को कल्चरली बहुत रिच मानता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मानती हैं। ये कुछ नाम से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रोथ तो बहुत कर रही हैं लेकिन पीपल सेंसिटिव नहीं है, उनकी कल्चर कुछ और तरीके की है, वहां से हम रिक्रूट नहीं करते। बहुत सारे लोग उन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ही नहीं करते, मना कर देते हैं कि माई कल्चर एंड देयर कल्चर इज डिफरेंट, सो आई विल नॉट बी सक्सेसफुल देयर, आई विल नॉट ज्वाइन। तो आपको कल्चरल सेंसिटिविटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेक करना, और जिसको रिक्रूट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के टाइम ध्यान रखना, फिर उसको उस कल्चर में ढालने के लिए एफर्ट करना। ये सब एचआर का काम है। तो पहले एचआर को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए अपने अंदर कल्चरल सेंसिटिविटी कितनी है उसको डेवलप करना है। उसके लिए मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। नंबर 1, रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस। दोनों के बीच, मैं जिस कल्चर से मैं आया हूं या जिस कल्चर से ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उनको मैं रिकॉग्नाइज करूं, फिर वो क्यों है उनको दूर करूं। और वो कब दूर होगा? जब मैं ओपन माइंड होऊंगा। रिजिडिटी होगी तो कभी नहीं हो सकता। तीसरा इसके लिए है बी रेस्पेक्टफुल। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, दिस इज ए मैटर ऑफ परसेप्शन। आप अपने हिसाब से सबके प्रति रेस्पेक्टफुल रहिए, आदर कीजिए, और उन जो कल्चरल डिफरेंसेज हैं उनको भी एक्सेप्ट कीजिए। नंबर नेक्स्ट है बी फ्लेक्सिबल। जहां जरूरत पड़े अपनी पॉलिसी को बदलिए। आपको आज यदि टैलेंट की आवश्यकता है और आपने कहीं विदेश से कोई आदमी लेकर आ रहे हैं, वहां की कल्चर यहाँ की कल्चर बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं एक कल्चरल डिफरेंस बता सकता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के गेस्ट हाउस में पहले नॉन वेज नहीं खाया जाता था, लेकिन जब उसके यहाँ फॉरेन गेस्ट आते तो बड़ी प्रॉब्लम होती। तो उन्होंने अपनी कल्चर को बदला कि हम एक अलग किचन बनाएंगे और जो फॉरेन गेस्ट आएंगे उनको वहां सर्व करेंगे। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस तरह की आप कल्चरल देखिएगा कि हम किस तरह से,
दूसरी कल्चर के लोगों को कितना ओपन स्पेस देते हैं, उनके लिए हम कितनी फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करते हैं, ये हमारे कल्चरल के इशू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलता। अरे भैया, ये ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज और बिलीव जब तक अपनी जगह खड़ी हैं तो ये मेरी और तेरी से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं हो सकता। आप फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट कीजिए। नेक्स्ट है बी एम्पैथेटिक। आप उसके लेवल पर जाकर उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। पुट योर फीट इन अदर्स शूज, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये कुछ कल्चरल सेंसिटिविटी के इशू हैं, इनको हमें जानना समझना आवश्यक है। और इसीलिए हमको आज की डेट में जो इंक्लूजन की बात करते हैं, जो जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, वो सब ये इस कल्चरल सेंसिटिविटी से जुड़े हुए इश्यूज हैं। इसीलिए हमें बहुत ओपन और बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में सोचना पड़ेगा। इसलिए ओपन माइंडेडनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नंबर 6 बात करते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। अभी थोड़ी देर पहले हम लिसनिंग की बात करते थे कि हमारा पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ इफेक्टिव लिसनिंग में इन 6 चीज़ों का आपके अंदर डेवलपमेंट करना बहुत आवश्यक है। यदि पहले से हैं तो नथिंग लाइक दैट, अन्यथा डेवलप कीजिए। नंबर 1, बी अटेंटिव। जब आप बात कर रहे हो तो बहुत केयरफुल रहिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। दूसरा, रेस्पेक्ट, रिफ्लेक्ट, कि मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। तीसरा, समराइज, कि मैंने ये समझा, आपने क्या कहा मुझे नहीं पता, मैंने ये समझा। तो आप कहिएगा, जहां गैप है उसको पूरा कीजिएगा। फिर शेयर कीजिएगा टीम के साथ, और कोशिश वो कीजिएगा कि बहुत स्पष्ट शब्दों में सबको उसी तरह की भाषा में कम्युनिकेट किया जाए। अवॉइड जजमेंट, आप जजमेंटल मत बनिएगा, आप जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। एज सून एज वी विल बिकम द जजमेंटल, वी विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट। तो आप जजमेंटल कभी मत बनिएगा। और नंबर 6 है क्लैरिटी। आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन रखिए कि आपने क्या बोला मैं नहीं जानता, मैं केवल इतना समझा हूं, इसमें कोई डाउट हो तो आप दोबारा से मुझे स्पष्ट करें। सीक एप्लीकेशन, सीक क्लैरिफिकेशन, प्लीज डिस्क्राइब प्रॉपरली, प्लीज एलोबरेट इट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ये सब चीजें आपको इफेक्टिव लिसनिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है हमारी कोलोबरेटिव। बी कोलोबरेटिव। कोलोबरेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब काम अपने आप नहीं कर सकते, हमें अपनी टीम के साथ कोलोबरेट करने की आवश्यकता है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस वही हैं जिनके हर डिपार्टमेंट का कोलोबरेशन बहुत बढ़िया होता है। अन्यथा बहुत जगह मेंटेनेंस और प्रोडक्शन में हमेशा झगड़ा रहता है, एचआर और फाइनेंस में हमेशा झगड़ा रहता है। तो आप कोलोबरेट करना सीखिए, ये एचआर की जिम्मेवारी है। वही कल्चर को डेवलप करने में एक लीडर की तरह, एक आगे चल के लीड लेकर के ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर बिल्ड करने में मदद कर सकता है। कोलोबरेशन इज ए पार्टनरशिप, इज ए यूनियन, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और मेकिंग समथिंग टूगेदर। इसमें अकेले नहीं करने की बात कर रहा है, यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है मेकिंग समथिंग टूगेदर, जो सबको साथ लेकर के बनाया जाए। कोलोबरेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन 2 पीपल और मैनी पीपल। ये 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक साथ हो सकता है। वो अजनबी भी हो सकते हैं, वो जाने पहचाने भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो अनजान भी हो सकते हैं। टू कोलोबरेट एज टू कमिट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आउटकम ग्रेटर देन वन वुड बी डेवलप्ड इन ए साइलो। कोलोबरेशन का ही डायलॉग है कि एक और एक 2 नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। जहां एक और एक 11 होते हैं वहीं कोलोबरेशन होता है। 1 + 1 नॉट 2, 1 + 1 कैन बी 11। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोलोबरेशन। आइए कुछ बात करते हैं कोलोबरेशन के लिए हमें क्या क्या समझना आवश्यक है। नंबर 1, कोलोबरेशन के में हम क्रिएटिविटी को बहुत स्पेस दें, टीम वर्क को बहुत स्ट्रांग बना है, पार्टनरशिप को बहुत तेजी से डेवलप करें, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए स्पेस दें, हम खुद भी डेवलप करें, औरों को भी डेवलप होने दें। फिर
सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं, प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने। HR टीम शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, HR टीम शुड बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन सबको कम्युनिकेट किया जाए, तब कोलैबोरेशन आता है। यदि आप में ये 6 चीजें डेवलप कर ली हैं, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, पार्टनरशिप, डेवलपमेंट, सॉल्यूशन एंड कम्युनिकेशन, देन यू आर द परफेक्ट इन कोलैबोरेशन। तो आपको ये कोलैबोरेशन की जो प्रोफिशिएंसी है इसको भी बढ़ाना होगा। 2025 में कोलैबोरेशन के बगैर आप सरवाइव करना मुझे मुश्किल लगता है। अब बात करते हैं हम नंबर 8 पर, एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस। इसकी बात हमने बहुत, जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था तब भी की थी, फिर दोबारा समझाते हैं। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इज हाउ एम्प्लॉय फील अबाउट देयर इंटरेक्शंस एट वर्क। जब वो अपने काम पर रहते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, क्या उन्हें टूल्स एंड टेक्निक्स प्रॉपर दी जा रही हैं, उन्हें अवेयरनेस प्रॉपर दी जा रही है, सेफ्टी के बारे में पूरा बतलाया जा रहा है, उनको सोशल सिक्योरिटी के बारे में या जो HR पॉलिसीज हैं उनके बारे में पूरा डेवलप बताया जा रहा है, सो दैट उनके बीच कोई गैप डेवलप ना हो। दूसरा, फ्रॉम द टाइम टू टाइम अप्लाई फॉर जॉब अंटिल दे लीव द कंपनी। उनके मन में कंपनी छोड़ने से पहले ये विचार ही नहीं आया कि मुझे कंपनी छोड़नी है। कंपनी छोड़ने का विचार कब आता है, जब कंपनी में उसको अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगता है। वाई पीपल विल लीव, बहुत सारे लोग उत्तर देते हैं पीपल विल नॉट लीव द, पीपल आर नॉट लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल आर लीविंग द मैनेजर्स। वो कल्चरल इशू है, HR को कान खड़े होने चाहिए यदि एक भी इशू ऐसा होता है। देन व्हाट HR इज डूइंग, इफ पीपल आर लीविंग बिकॉज ऑफ बॉस, then what HR is doing. दूसरा, it is shaped by the physical space, technology, cultural and intersections that make the workplace. आपको इन चारों चीजों को ध्यान में रखना है। फिजिकल स्पेस, यदि कहीं मैं आज पॉज की बात करता हूं तो HR डिपार्टमेंट कितना फिजिकल स्पेस क्रिएट कर पा रहा है। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के लिए कितना एम्प्लॉय को डेवलप कर रहा है। आज डिजिटलाइजेशन का, आज AI का जमाना है, रोबोटिक्स का जमाना है। हाउ HR इज हेल्पिंग देयर टीम मेंबर्स टू डेवलप इन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। कल्चरल बहुत तेजी से बदल रही हैं। इंटरेक्शंस विद इंटरेक्शन दैट मेक अप द वर्क प्लेस। हम जब काम पर इंटरेक्शन करते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात करते हैं, या केवल हम चलता है कि अप्रोच अपनाते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में दिन में 2-3 बार एक एम्प्लॉय चलता है, बोल देता है, इट मीन्स देयर इज ए बिग इशू। तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में 5-7 मिनट बात करने के बाद ही पता चल जाता है कि एम्प्लॉय एक्सपीरियंस यहाँ कितना कैप्चर किया जा रहा है। तो आपको ये सब चीजें जानना और उसको टाइमली करेक्ट करना, ये HR की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नन अदर देन HR कैन डू दिस जॉब। तो HR को अपनी इस कॉम्पिटेंसी को बहुत स्ट्रांग करना होगा। इसीलिए HR टीम को शो फ्लोर पर जाकर लोगों से बात करके उनकी पल्स को समझना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी। HR को खुद को अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को कितना, आज उसको मोबाइल का यूज कितना करना आता है, लैपटॉप का यूज कितना करना आता है, लैपटॉप में कौन सी भाषा में करता आता है, प्रेजेंटेशन बनाने की स्किल क्या है, कम्युनिकेशन के माध्यम क्या क्या है, कितना उसने अपने सिस्टम को डिजिटलाइज किया है, अपनी पॉलिसीज को कितना लोगों को बताया है, किस टेक्नोलॉजी से बताया है। ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट HR के लिए है। बाकी के लिए उनके एरिया में जितना उनका बजट है, जितना उस साल का उनका लर्निंग एंड डेवलपमेंट के माध्यम से डेवलप करने का, उस एरिया में उसको करा। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी इज द एबिलिटी टू यूज टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क, कम्युनिकेट एंड अचीव रिजल्ट्स। तीनों एरिया में परफॉर्म टास्क, मैं कितना यूज करता हूं टेक्नोलॉजी को या डिजिटलाइजेशन। दूसरा, मेरा कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है। तीसरा, मैं अचीव किस तरह करता हूं। It can also refer to a business culture
जब मैं ये सब कर लेता हूं तो ये बिजनेस कल्चर है। मेरे यहाँ वही लोग सस्टेन कर पाएंगे जो अपने आप को टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में टाइम के हिसाब से डेवलप कर पाएंगे। तो बिजनेस कल्चर दैट यूज टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। आप बात करें और उनको टूल्स एंड टेक्निक्स ना दें तो ये बेईमानी है। तो इसीलिए एचआर को पहले अपने को ठीक करना और बाद में ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करना टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आज की एचआर टीम में मुझे बहुत जगह सुनने को मिलती है, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लेबर लॉज। लेबर लॉ है क्या? लेबर लॉज, ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट लॉज, are the set of regulations that govern the relationship between employee and employers। जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच के जो रिलेशन है उनको कैसे ठीक से रेगुलेट करें, उनको करने के लिए। दूसरा, दे डिफाइन द राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स, यूनियन मेंबर्स, एम्प्लॉयर्स इन द वर्क प्लेस। तीनों की क्या जिम्मेवारियां हैं। It is also include the wellness, welfare, social security of employees, workmen and compliance of labor laws। तो इसी में जुड़ा हुआ है कि हम एम्प्लॉय वेलनेस पर कितना फोकस करते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर पर कितना फोकस करते हैं, और उनकी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो ईएसआई है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड है, फैमिली पेंशन है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, ग्रेचुटी है, और बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन सब का ठीक से समय से कितना बेनिफिट मैं अपने एम्प्लॉय को दिला पा रहा हूं। देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी बहुत अच्छी बनाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन उतना ही पुअर हो जाता है, इफेक्टिवनेस जीरो हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लेबर लॉज पैदा कीजिए। जो मैंने पॉलिसी बनाई है उसका शॉप फ्लोर पर, वर्क प्लेस पर मुझे इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। वो कब आएगा? जब मैं कंप्लायंस 100% कर उसको बार बार ऑडिट करूंगा। तो आपको यदि एचआर ऑडिट में या कंप्लायंस ऑडिट में मदद चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम ये सब काम आपकी मदद के लिए करते हैं। तो आज केवल इन 10 कॉम्पिटेंसीज की बात करेंगे, और जिसमें अब ये 10 कॉम्पिटेंसी की प्रोफिशिएंसी हाई होगी वह बहुत सक्सेसफुल एचआर लीडर बनेगा, और जिसमें नहीं होगी उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो डेवलप करें। जब आप इस फील्ड में हैं तो डेवलप करना ही हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। तो हम डेवलप करें, और डेवलप करने के लिए आप हमें लिख सकते हैं, मिल सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं। आपको यदि हमारी बात अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए।